नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर बताएंगे दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोट और मतगणना को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद को रोकने और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर झारखंड से रहेगी। पिछले दिनों कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और आज एक बार फिर झारखंड से सुबह सुबह ट्रेन हादसे की खबर सामने आई। चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र की आपको दिखाएंगे, जहां दिल्ली दरबार में फडणवीस का कद बढ़ गया है। पांचवी बड़ी खबर उत्तराखंड से होगी, जहां उत्तराखंड में वनीय क्षेत्रों से सटे गांव में गजराज की फसलों को चौपट कर देने की खबर गंभीर होती जा रही है। तो दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां पहली खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की मतगणना और वोटिंग को लेकर काफी अंतर देखने को मिला है। एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर आपको यूपी से दिखाएंगे, जहां सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। लव जिहाद को लेकर एक बार फिर सख्त नजर आई है योगी सरकार। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर आपको दिखाएंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोट और मतगणना को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 538 संसदीय सीटों को लेकर रिपोर्ट में कई विसंगतियों को जिक्र किया गया है। भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने एक प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी करने में अत्यधिक देरी हुई। निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्रों के अलग अलग आंकड़ों का अभाव और अंतिम मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए या नहीं, ये सब ऐसे कारक हैं जिनसे चुनाव परिणामों की सत्यता के बारे में आम लोगों में चिंता और संदेह पैदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए हैं। 538 निर्वाचन क्षेत्रों में संदेह जताया गया है। एडीआर की रिपोर्ट में चुनाव रिपोर्ट पर खुलासा किया गया है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग में बड़ी चूक की बात कही गई है। 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर सामने आया है। तो एडीआर की रिपोर्ट में चुनाव रिपोर्ट पर एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है। तो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, एनडीए की सरकार बनी है और ऐसे में अब कई सवाल एडीआर की रिपोर्ट आने के बाद खड़े हो रहे हैं, जहां वोटिंग में और काउंटिंग में अंतर पाया गया है। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बता दें कि भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के संस्थापक ने प्रेस वार्ता की है और एक बड़ा खुलासा किया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, 538 निर्वाचन क्षेत्रों पर संदेह जताया गया है। उनकी जो काउंटिंग है और जो मतगणना को लेकर और वोटिंग को लेकर जो अंतर की बात कही गई है, क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कुछ एडीआर के संस्थापक ने प्रेस वार्ता में अपनी बातें रखी हैं? इरफान, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बड़ी अपडेट दे दें, जहां 362 निर्वाचन क्षेत्रों में 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। और एडीआर की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग में बड़ी चूक की बात कही गई है। एडीआर के संस्थापक ने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में यह बड़ा खुलासा किया है। 5,54,000 से ज्यादा वोट कम पाए गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोट और मतगणना को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो कोई तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही। इरफान, मैं आप पर दोबारा लौटूंगा, लेकिन अपडेट आपको दे दें, यहाँ 538 संसदीय सीटों को लेकर रिपोर्ट में कई विसंगतियों का जिक्र किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसको लेकर जो कई बार हमने देखा कि जो वोट प्रतिशत के आंकड़ों में देरी हुई, कितने वोटिंग प्रतिशत हुआ है, उसको लेकर भी कई बार संदेह जताया गया विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन अब एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि वोटिंग और मतगणना में अंतर हुआ है, 5,54,000 वोट कम पड़े हैं। क्या कुछ एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है? संस्थापक ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है? जी हाँ ऋषभ, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में जिस तरह मतगणना को लेकर कई आरोप लगाए गए थे पहले ही विपक्ष की तरफ से, लेकिन अब जिस तरह एडीआर की रिपोर्ट में 5,54,000 से कुछ जो वोट है उसकी गिनती में अंतर आया है, जिसको लेकर अब विपक्ष कई सवाल तरह जो उठा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 538 संसदीय सीटों के मतगणना में अंतर पाया गया है।
इस रिपोर्ट की अगर बात करें, इससे अब राजनीति की चरमराती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो देरी हुई वोट प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में निर्वाचन आयोग के द्वारा, उससे भी संदेह पैदा होता है। फिलहाल जो तमाम बातें कही गई हैं, तो इरफान सवाल यह है कि अब आगामी रूप से क्या तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अब लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, अब उनका क्या होगा और कुछ इसको लेकर कोई आगे स्थिति देखने को मिलेगी? जी हाँ ऋषभ, जिस तरह विपक्ष के लगातार आरोप, एनडीए गठबंधन के आरोप लगाए थे लोकसभा चुनाव को लेकर, अब इसकी चर्चा जो है संसद में भी उठाई जा रही है। विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, क्योंकि विपक्ष के पहले ही आरोप थे तो मतगणना में कुछ न कुछ कमी रही है, चूक हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन अब एडीआर की रिपोर्ट में उसको क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। जिस तरह से आंकड़े पेश हो रहे हैं और एडीआर की रिपोर्ट में अंतर पाया गया है, इस अंतर को लेकर अब राजनीति जो है वो चरम सीमा पर जा पहुंची है। सांसद में भी अब इसकी आवाज उठनी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है हमें इंतजार भी करना होगा और आगे साफ भी होगा, थोड़ा स्पष्ट भी होगा कि किस संदर्भ में क्या क्या बातें इस रिपोर्ट में कही गई। चर्चाओं का बाजार तो वैसे भी गर्मा क्या है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान, आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां यूपी की योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद को रोकने और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधेयक लाकर साफ कर दिया है, सरकार इसके प्रति बेहद गंभीर है। विधानसभा में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश करके सरकार ने कहा कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्तियां कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। तो लव जिहाद को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आई है। बता दें कि लव जिहाद को रोकने और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में ही सीएम योगी ने सरकार ने एक विधेयक लाकर साफ कर दिया है कि सरकार इसके प्रति बेहद गंभीर है। विधानसभा में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश करके सरकार ने कहा कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा की जाएगी। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्तियां कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। तो योगी सरकार एक बार फिर लव जिहाद को लेकर सख्त नजर आई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। यूपी की योगी सरकार ने कानून का दायरा बढ़ा दिया है। विदेशी फंडिंग कानूनी दायरे में 14 वर्ष की सजा का जिक्र किया गया है और कम से कम 20 साल सजा आजीवन कारावास का जिक्र भी इस नए नियमों में किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने कानून का दायरा बढ़ा दिया है और विदेशी फंडिंग कानूनी दायरे में 14 वर्ष की सजा की बात कही गई है। कम से कम 20 साल सजा या आजीवन कारावास का जिक्र भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की जाएगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, जहां लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, योगी सरकार भी अब अपने तेवर में नजर आ रही है। जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कड़ा फैसला लिया है, जो कानून है उसका दायरा बढ़ाया गया है, लव जिहाद के मामले में आजीवन और उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी किया गया है, क्या कुछ इस संशोधन में कहा गया है? जी ऋषभ, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने कल ये प्रस्ताव लाया जो आज पारित हो गया है, जिसमें 20 साल की सजा, उम्र कैद की भी सजा है। जिस तरीके से देखा जाए तो धर्म में दूसरे धर्म में नाम बदल के अपनी पहचान छुपाकर युवतियों के साथ शादी करके उन शारीरिक शोषण करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जा रहा था, या क्यों कहते कि अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा था। तो उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखे, जिन्होंने आज ये कानून लाए हैं जो बेहद कड़ा कानून है, जिसके आने के बाद जो है अब लव जिहाद पर थोड़ा रोकथाम लगेगी। और जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, तो अगर जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहे थे, लगातार दूसरे धर्मों में परिवर्तित कराया जा रहा था, चाहे क्रिश्चियन समाज की बात कर ले, चाहे मुस्लिम समाज की बात कर ले, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण कराया जाए, चाहे उनको पैसे की लालच देकर या उनको आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर, इस तरीके का उनको धर्मांतरण करवाया जा रहा था। विदेशों से इसका पैसा भी फंडिंग किया जा रहा है, जिससे पूर्व में कई बार देखा भी गया, इसमें
विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें विरोध भी दर्ज कराया गया। हिंदू संगठनों ने कई बार विरोध भी जताया इसको लेकर कि जो ईसाई समुदाय की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग के चलते लोगों के धर्मांतरण कराए। उसके बाद कहीं ना कहीं धर्मांतरण होने के बाद उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से छल किया गया एक धर्म के साथ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आया और ये विधेयक पास उन्होंने आज कराया है विधानसभा में। जी निश्चित तौर पर सरकार यहाँ सख्त नजर आई है और विदेशी फंडिंग कानून दायरे में भी 14 वर्ष की सजा का प्रावधान की बात कही गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कितना असर इस पूरे नए संशोधन का जमीन पर देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पिछले दिनों कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और आज एक बार फिर झारखंड से सुबह सुबह ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है, जहां हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसके कुछ कोच पटरी से उतर गए। और यही वही जगह है जहां 2 दिन पहले एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी। गाड़ी दूसरे ट्रैक से आ रही थी और वह मालगाड़ी के हादसाग्रस्त डिब्बों से टकरा गई। हादसे में कई डिब्बे पूरी तरह पलट गए और 2 की मौत भी हुई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बारबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके 18 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और हादसे में 150 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत बचाव का काम भी शुरू कर दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, झारखंड से सुबह सुबह ट्रेन हादसे का मामला सामने आया है। ड्रेल हुई ट्रेन और मालगाड़ी से टकराई, जिसके चलते कई लोग घायल भी हुए हैं। 3 की मौत की खबर भी सामने आई है। फिलहाल हादसे को लेकर क्या अब तक अपडेट मिली है? यह है कि जिस तरह से घटना घटित हुई है, वहां के डीआरएम पहुंचकर इस मामले को जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर किस तरह से घटना क्यों हुई। सबसे बड़ी बात है कि रेल डिरेल होती है, आए दिनों जो दुर्घटनाएं हो रही है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और यहाँ ये सवाल हमेशा बिहार के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रांतों के लिए स्थिति में रेल हो रही है ट्रेन में। जिस तरह से आज की घटना है, 3:45 की घटना है। सारे यात्री मुंबई से हावड़ा से मुंबई डिवीजन के रेलवे चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के राज खाजड़ा बाबा बोरा स्टेशन के समीप जिस तरह से ये घटना घटी है, ये काफी रोचक नहीं बल्कि ये काफी निंदनीय है। क्योंकि यात्रियों का कहना है जिस तरह से सभी लोग हम लोग सोए हुए थे, अचानक 18 डब्बे जो पहले तो जोरदार आवाज हुई तो भगदड़ मची और भगदड़ मचलने के बाद यात्री देखने लगे, तब जो है 18 इधर से रेल हो। अब रह गई सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि उधर से मालगाड़ियां आ रही थी, उससे टकराई है, या मालगाड़ियां पहले से खड़ी थी। तो खड़ी थी, ठीक है, अच्छी बात है, खड़ी रहने की कुछ की स्टेशन है तो खड़ी रहेगी, लेकिन सवाल ये बात है कि कैसे टकराई, किस बिंदु पर क्यों टकराई, आखिर जब उस रूट में ट्रेनें आ रही थी तो मालगाड़ियां क्यों खड़ी थी, कई सवाल का जन्म देता है और कई जांच क्या बात विषय बनती है। वहाँ के डीआरएम इस मामले में अभी तत्काल बोलने से इनकार है। ये कहना है कि जांच हो रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जाए। हालांकि जमशेदपुर सरायकेला का एसपी का मानना है कि जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है और ये बढ़ सकती है, अभी फिलहाल 9 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और 200 लोगों ये घायलों की संख्या अभी वर्तमान समय में 200 तक पहुंच गई है। और हालांकि एसपी का कहना है कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है, उसकी छुट्टी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आए दिनों इस तरह की रेल घटनाएं होती रहती है, तो इसका जिम्मेवार निश्चित तौर पर धर्मेंद्र, देखिए वाजिब सवाल आपने उठाया और वाकई में बड़े सवाल हो जाते हैं कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, हम क्यों अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और क्यों ऐसी बार बार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी कम लोग घायल हैं, फिर भी जो तुलनात्मक रूप में पिछले हादसों की देखें, लेकिन और बड़ा हादसा हो सकता था और लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसलिए बड़े सवाल तो खड़े होंगे। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।
और दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केवल आमंत्रित ही नहीं किया गया, बल्कि वे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहली पंक्ति में बैठाया गया। बाद में फडणवीस ने परिवार के साथ पीएम से मुलाकात करी। राजनीतिक हलकों में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, उसे लेकर फडणवीस पर उंगली उठाई जा रही थी। फडणवीस ने खुद जिम्मेदारी ली और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसे दिल्ली नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया। तब माना जा रहा था कि पार्टी फडणवीस को साइड कर सकती है, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि दिल्ली में जिस तरह का महत्व फडणवीस को दिया गया, उससे प्रतीत होता है कि दिल्ली दरबार में फडणवीस का कद बढ़ गया है। दिल्ली के नेता कहते हैं हार के बाद भी फडणवीस में गजब का विश्वास है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम निकलकर सामने आए, तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए, क्या कमी प्रदेश में बीजेपी की रह गई, संगठन की रह गई? फडणवीस नेतृत्व भी कर रहे थे, तमाम उनके नेतृत्व पर उंगलियां भी खड़ी हुई थी, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उनका कद और भी बढ़ता जा रहा है दिल्ली दरबार में, फिलहाल क्या कुछ आगे की स्थिति बन सकती है? क्या उनको कुछ बड़ी और जिम्मेदारी मिल सकती है? हालांकि वो लगातार उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले करते हैं। जिस तरह से यहाँ राजनीतिक हलचल चल रही थी और पता लग रहा था कि शायद देवेंद्र फडणवीस का कद घटा दिया जाएगा, डिमोशन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रमोशन होना ये बड़ा अचंभे की बात है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, वहां पे जाके जिस तरह देखा गया कि नड्डा के बगल में और क्या नाम है अमित शाह के बगल में, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए अगली पंक्ति में, तो उससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि शायद उनका प्रमोशन हो जाए। और जिस तरह से चर्चा में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा होता है तो बीजेपी हमेशा आखिरी गेंद पे कुछ ना कुछ करती है। बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती आई है, हमेशा मुख्यमंत्रियों की सरप्राइज देती है, हमेशा अध्यक्षों की सरप्राइज देती है। अगर ये बन भी जाते हैं तो एक सरप्राइज ही होगा, क्योंकि आखिरी गेम तक नहीं पता लगता कि बीजेपी करने क्या वाली है। तो अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन ये अनुमान है। लेकिन बीजेपी की जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंक दी जाती, तब तक कोई अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ की राजनीति की बात करें, अगर देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले जाते हैं तो यहाँ कोई ना कोई नया चेहरा दिया जाएगा। उससे हो सकता है यहाँ की डेंट को पूरा करने के लिए उनको केंद्र में बुलाया जा रहा है और नई जिम्मेदारी दी जा रही है। और यहाँ जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बुरी तरह परफॉर्मेंस हुई थी बीजेपी की, तो उसको डेंट और यहाँ रहते देवेंद्र फडणवीस को वो भरपाई नहीं हो सकती थी। उनको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाके और यहाँ एक नया नेता को जिम्मेदारी देना, तो हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल लेके आएगी। जी निश्चित तौर पर देखिए, ठीक बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी जल्दबाजी कहना बहुत मुश्किल होता है, और क्या फैसले बीजेपी ले ले ये कहना बड़ा आसान नहीं होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल। तो लगातार देखिए यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है और देवेंद्र फडणवीस का कद अब बढ़ गया है और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। और अब रुक करेंगे 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के वनीय क्षेत्रों से सटे गांव में गजराज की फसलों को चौपट कर देने की खबरें अक्सर सुनने में आती हैं, लेकिन यहां माजरा गजराज की लजीज खुराक चुरा लेने का है। स्थिति अब इतनी गंभीर हो गई है कि वन महकमे को चोरों से खुराक की हिफाजत के लिए फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। और ये मामला लैंडस्टोन वन प्रभाग में कोटद्वार रेंज के हाथी बहुल इलाके का सामने आया है, जहां कोटद्वार रेंज में 26,000 हेक्टेयर में बांस लगे हुए हैं और बांस हाथियों की मनपसंद खुराक माने जाते हैं, मगर बांस के कल्ले लोगों को भी खूब भाते हैं। जंगलात विभाग से नजरें चुराकर वे बांस के कल्ले ले जा रहे हैं और कल्ले बांस के सबसे मुलायम हिस्से होते हैं जो हाथी को बेहद लजीज लगते हैं और इनकी खातिर वे बांस खाने आता है। इनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग को सुरक्षा कर्मी तैनात करने के साथ चेकिंग अभियान चलाना पड़ रहा है। लोग बांस के कल्ले की सब्जी बनाकर खाते हैं और ये बाजार में 200 रुपए किलो तक भी बिक जाता है। इसके चलते जंगल में कल्ले को काटने के लिए लोग पहुंचते हैं। इससे बांस के जंगल को नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है। और फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।